नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। तो आप लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि थोड़ी देर वीडियोस पे बनिएगा, और आप लोगों ने अगर नए हैं तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। आइए कुछ बात करते हैं सहारा से भुगतान के परिणामों की। मैं क्यों कह रहा हूँ भुगतान से परिणामों की? तो हम लोग कुछ आज विश्लेषण करते हैं कि हम लोगों ने ये जो आंदोलन की नींव रखी, ये आंदोलन की नींव रखने के दौरान क्या पाया और क्या खो दिया, और आखिर आपके भुगतान के रास्ते अभी तक सुलभ क्यों नहीं हो पा रहे। इन तमाम विषयों पे हम लोग चर्चा करें। उसके पहले आप लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह पुनः है कि आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपनी राय ज़रूर करिएगा। और आप किस ज़िले के हैं, इस ज़िले के साथ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भी उस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हम आप लोगों से बात करेंगे। मेरा नंबर आपके साथ स्क्रीन पे रहेगा। मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप संपर्क करना चाहिएगा तो संपर्क कर लीजिएगा। और निसंदेह आपके पैसे का भुगतान कैसे हो सकता है इस वीडियो में भी हम बताएंगे, और आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको रास्ते बताएंगे कि आपके पैसे का भुगतान आखिर हो कैसे पाएगा। तो मेरा नंबर है 8787271004। जो नए साथी हैं, पुराने जानते हैं, पुरानों से बहुत बात होती है, तमाम लोगों का लगातार फ़ोन आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप मेरा नंबर ज़रूर नोट करिएगा और नंबर पे बात करिएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बात रख सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं अगर सहारा में आपका पैसा लगा है। चलिए, तमाम हमारे पुराने साथी 2020 से लेकर के 2025 तक हमारे साथ रहे। कुछ लोगों ने साथ छोड़ा और कुछ लोगों ने नया संगठन बना लिया। लेकिन इन 5 सालों की लड़ाई के परिणामों में क्या आपके पैसे का भुगतान जिस उद्देश्य के साथ आप निकले थे वो हो पाया? क्या आपके वो सभी मामले सुलझ रहे हैं, या आपके पैसे भुगतान के रास्ते पे आ गए हैं? अगर मैं कहूं तो आप जहां से चले थे लगभग वहीं खड़े हैं, एक इंची आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उसका कारण सहारा का प्रबंधन तंत्र है, ऐसा मैं नहीं मानता। उसका कारण सरकार है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। उसके कारण अगर कहीं देश भर में इस आंदोलन की दिशा को तय करने के दौरान जब इस आंदोलन को बड़ा बनाते चले गए, तो उस आंदोलन को एक धार देते हुए हम लोगों ने ये परिकल्पना की थी कि शायद बहुत पीड़ित हैं लोग, ख़ास तौर पे सहारा के एजेंट। उनकी दुखती रग पे हाथ रखा जाए, मरहम लगाया जाए, उनमें हौसला बढ़ा जाए, उनको खड़ा किया जाए और उनको खड़ा करके एक समूह की स्थापना की जाए, और समूह की स्थापना करके देश की सरकारों को जवाबदेही बनाया जाए। और ये जो मामले हैं इतने जटिल हैं, इतने कानूनी पेचीदगियों में फंसे हैं कि कानून के रास्ते और सहारा के प्रबंधन तंत्र से कानून के रास्ते और सीधे उससे टकरा करके आप पैसा नहीं ले सकते। रणनीति बिना आप पैसे नहीं ले सकते, आप उलझते चले जाएंगे और इतना उलझेंगे, जैसे जैसे आप सुलझने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे आप उलझते चले जाएंगे। सुलझने का एक तरीका था महाजन आंदोलन, और वो महाजन आंदोलन रंग भी लाया था। रंग लाया था लोगों में एक जोश, एक एनर्जी, एक ऊर्जा के साथ। हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों को हमने एक मंचों पे आगे बढ़ते हुए कोशिश किया था। एक उत्साह, एक जोश, और अपने पैसे और अपने निवेशकों के पैसे दिलाने के लिए कुछ ऐसे साथियों में एक उत्साह भरा था जैसे मानो वो किसी भी पहाड़ को का सीना चीर करके रास्ता बना दे सकते थे अपने भुगतान का, लेकिन जैसे मानो ग्रहण लगा। अब मेरी मजबूरी ये थी
कि मुझे देश के 13 करोड़ निवेशकों में से 140 करोड़ निवेशकों में से 13 करोड़ लोगों को खोजना था। उन लोगों को जिन लोगों ने सहारा के प्रबंधन तंत्र को अपना पैसा एजेंटों के माध्यम से दिया था, उन एजेंटों को सच बताना था, उन एजेंटों को सही रास्ता दिखाते हुए कैसे भुगतान हो सकता था उस रास्ते पे चलाना था। और उसका प्रयास ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया। कारगर रणनीति थी। उस रणनीति का असर ये हुआ कि पहले ही फेज में तमाम अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। जिन्होंने थोड़ी भी गलती की है वो बगले झांकते हुए दिखाई देने लगे। जिन लोगों ने की जिम्मेदारी थी वो लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। बड़ी हुजूम के साथ एक जत्था तमाम सहारा की ऑफिसों को घेर लेते थे। सहारा की ऑफिसों को घेरते ही तमाम नीचे से लेकर के ऊपर तक सहारा के अधिकारियों के पसीने छूटने लगते थे। एजेंट का एक जत्था ये समझ चुका था कि इन लोगों के ऊपर दबाव बनाएंगे तो हमारा पैसे का भुगतान का रास्ता सुलभ होने लगेगा, और वैसा हो भी रहा था। हमारे इस आंदोलन का रुख बढ़ते देख राजे नंदगांव में लोगों ने आंदोलन को बड़ा करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। वहां अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोगों के साथ जाकर के बैठ गए। डीएम को बड़ा एक्शन लेना पड़ा और राजे नंदगांव में डीएम उनके अधिकारियों को गिरफ्तार करके ले आए और अंततः पहली सफलता हासिल हुई और 15 करोड़ रुपए वहां के लोगों को उन कलेक्टर के माध्यम से कहीं नहीं जाना पड़ा। कलेक्टर के माध्यम से राजे नंदगांव के लोगों में पैसा बंटने लगा। उत्साह बढ़ गया, जोश आ गया और रणनीति काम करने लगी। दिखने लगा कि हमारा मेन हथियार क्या है। मानो देश में आंदोलन की बाढ़ आ गई। लोग आंदोलन से जुड़ने लगे और इस आंदोलन को बड़ा धार देने की कोशिश करने लगे, और उसमें तमाम हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो इस आंदोलन को बड़ा कर रहे थे उन्होंने अपना पूरा समर्पण देना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने अपने परिवार के लोगों को भी तिलांजलि दिया और एक बैग उठा के रात को 2 बजे भी निकलना होता था तो निकल जाते थे। और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की धरती बस्ती से निकलता हुआ जन आंदोलन मोर्चा बिहार पहुंच गया और बिहार में तमाम साथियों को जागरूक करते हुए हजारों की भीड़ बड़े पैमाने पे देश भर के लोगों को ये संदेश देने लगी। और देश भर में अलग अलग जगहों पे आंदोलन जन आंदोलन मोर्चा के स्वयं बैनर पोस्टर बना करके, कोई मेंबर भी नहीं थे, वो बना करके इस आंदोलन को करने लगे और उसका दबाव बनना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में यह कड़ी और बढ़ गई। एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में तमाम साथियों ने पुलिस थानों में घेराव करके मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हुए तो वो मध्य प्रदेश था, और उस मध्य प्रदेश में मुकदमे दर्ज होते ही तमाम लोगों के पैसे बैकडोर से देने का प्रयास जारी होने लगा। मुकदमे के डर से, आंदोलन के डर से अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव बनता था कि जो भी उनके यहाँ दबाव बनाते हुए पुलिस को लेकर के जाने की कोशिश करता था, बैकडोर से वो पैसा पा जाता था। लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा तमाम मुकदमों के दौरान मध्य प्रदेश में लोगों ने पैसे पाए, और पैसे पाने के बाद भी उन लोगों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा। और मध्य प्रदेश में तब तक हमारी कमेटियों का गठन हो चुका था। मध्य प्रदेश के जावरा जिला में बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो जावरा विधानसभा में प्रशासन के ऊपर बड़ा दबाव देते हुए मुकदमा दर्ज कराते हैं और 7 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त करा ले जाते हैं। सोचिए ना, यह आंदोलन अपना कितना बड़ा काम कर रहा था। लेकिन जैसे
इस आंदोलन पे सबकी निगाहें थी तो सहारा के प्रबंधन तंत्र की भी निगाहें थी, और इस आंदोलन से उनकी जड़ें हिलने लगी थी, चूड़ें हिलने लगी थी, उनकी सारी मंशाओं पे पानी फिर गया था। इधर हम लोग आंदोलन में मस्त इस बात पे कि अब देश में आंदोलन बढ़ रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं और एक मंचों पे आ रहे हैं। हमको और हमारे तमाम साथियों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई साजिश हो रही है। हम तो इस आंदोलन को बढ़ते हुए आगे देख रहे थे और हमारा जीत हमारे करीब आता हुआ दिख रहा था। आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ऐसी स्थिति आई कि भारत की सरकार, जिसको हम लोगों ने जवाबदेही बनाया, वो भारत की सरकार बहुत तानाशाह सरकार, केंद्र की अमित शाह और मोदी की संतलत मानो हिल सी गई, और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जो हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए एकजुट होकर के, उसका असर दिखा। और मध्य प्रदेश के आंदोलन के दौरान शाम को 6 बजे कैबिनेट बैठ जाती है, और कैसे पैसा देके इस आंदोलन को रोका जाए, नहीं तो हमारी सत्ता चली जा सकती है, विद्रोह बड़ा हो सकता है, इसके लिए 18 मंत्रालय को बैठा दिया जाता है। 18 मंत्रालय बैठते हैं और देर शाम की बैठक के बाद सुबह ये घोषणा हो जाती है कि सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल को भेजेगी, और भेजा, और वहां से 5,000 करोड़ रुपए अवमुक्त करा लिया। ये मानो हम लोगों ने जीत का एक बड़ा परचम लहरा दिया था। यूनिटी बड़ी दिख रही थी, पैसे का भुगतान के रास्ते सुलभ होने के कगार पे आ चुके थे, क्योंकि यही एक रास्ता था जिस रास्ते से हम सरकारों को सीधे घेर करके सहारा को सीधे घेर सकते हैं, कानूनी प्रश्नों में नहीं पड़ सकते। हमारी पहले से भी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हर जगह साजिशों का दौर शुरू होता है। कुछ लोगों को इस आंदोलन में अपने नाम और वजूद कम दिखने लगे थे, रबड़ स्टैंप बनने का भ्रम हो गया था। जैसे ये लगता था कि कोई हम सब लोग बड़ी राजनीतिक पार्टी का बना रहे हैं और हम पदों के लिए मारामारी कर रहे हैं। हमको पैसे की जरूरत नहीं, पहले हमको पद चाहिए, और उसके लिए साजिश रची जाती है, और वो साजिश कामयाब होती है इस कारण क्योंकि अंदर से अंदर लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने को बड़ा साबित करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट अभयदेव जाना नहीं चाहते। कोर्ट पहुंचेंगे तो पैसा मिल जाएगा, कोर्ट के रास्ते कानूनी कार्रवाई। हालांकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे सड़क पे आंदोलन भी कर रहे थे और थानों पे मुकदमे भी दर्ज करा रहे थे, कानूनी काम सिस्टम से हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी की मति मारी जाती है तो वो अपने भी दिग्भ्रमित हो जाता है और लोगों को भी दिग्भ्रमित कर देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा, सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या हवाला देके आंदोलन को तोड़ दिया जाता है। तोड़ते हुए उन लोगों में आंदोलन के मुखिया के रूप में अभयदेव के नेतृत्व पे सवाल उठाया जाता है, और तमाम लोग इस आंदोलन को कमजोर करने में एक संगठित साजिश करते हुए निकलते हैं। ये सब सहारा का प्रबंधन देख रहा होता है। कमजोर कड़ी को खोजता हुआ सहारा प्रबंधन तंत्र को मानो पंख लग गए हों। यही तो चाहती थी सहारा का प्रबंधन तंत्र कि एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में इनको फंसाए, दूसरी तरफ में अगर ये लोग इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रलाइज हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के प्लान को भी फेल हो जाना पड़ेगा और हमको देश के निवेशकों का पैसा मजबूरी में देना पड़ेगा। ये बहुत आगे निकल जा रहे हैं, लिहाजा एक हवा भर दी जाती है, और हवा भरने के दौरान इस आंदोलन को तोड़ने में अंदर खाने से सहारा भी लग जाती है। सहारा अपने काम में पूर्णतया माहिर थी,
उसने मन बना लिया था कि अब देश के निवेशकों का पैसा नहीं देना है, अब पहले आंदोलन को तोड़ना है, फिर कानूनी लड़ाई में इनको उलझाए रखना है। हुआ भी वही। आज की वर्तमान परिस्थितियों को देख लिया जाए तो आज जो आंदोलन को तोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का माहौल क्रिएट कराया, वो पीआईएल का बहाना तो किए, लेकिन अपनी खुद की रिट याचिका लगा करके उसमें अपनी हित लाभ को देखते हुए लोगों में दिग्भ्रमित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका डाली, जो आज तक पटल पे नहीं आ पाई। आना भी भला कैसे था? मामले को उलझाना जो था और मामले को कानूनी पेशगी में फंसाना जो था। हम उस बात को आगे भी बताएंगे कि उसके दौरान उस कानूनी अड़चनों में और उनके द्वारा उस लगाए गए रिट याचिका को कब प्रस्तुत करना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो उद्देश्य बेहद भयानक है। फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बताएंगे अगली वीडियो, हमारा इंतजार करिएगा। चूंकि मैं सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता, और ये मेरी आदत है, मेरी फितरत है, और मैं उससे पीछे नहीं हटता, चाहे जिसको बुरा लग जाए, चाहे जो वो कहना चाहे कहे। मैं सच को सच ही कहूँगा और परिणाम भी आपके सामने ही दिखता रहेगा, और फिर मैं ऐसे ही कहता रहूँगा, क्योंकि पैसा तो अभय देव को नहीं देना है ना, पैसा सहारा को देना है और पैसा सरकार को दिलवाना था। अभय देव तो इस माहौल को बड़ा कर रहा था जिससे देश के निवेशकों का पैसे का रास्ता जल्दी से मिल जाए। लड़ाई हो जहां 13 करोड़ निवेशकों का मामला हो, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मामला हो, जहां पे 13 साल तक सहारा से भी केस को सुप्रीम कोर्ट में लटकाया गया हो। मामला तो छोटा था नहीं, मामला 13 साल बनाम 3 साल था। अगर हम सब लोग एकजुट होते तो मामला 1 महीने में भी खत्म हो जाता, और आंदोलन का स्पष्ट उद्देश्य था, स्पष्ट रूप से कहना था कि 1 लाख एक दिन अपना काम धाम छोड़ करके निकल जाओ। फिर दोबारा अभय देव आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस आंदोलन को दोबारा करिए। उसके बाद अगर पैसा नहीं मिल पाता तो अभय देव वो सारी जिम्मेदारी अपने सर माथे पे लेता, और जो सज़ा देना होता लोगों को वो सज़ा स्वीकार कर लेता। लेकिन परिस्थितियां तो और भी कुछ करा रही थी। होनी को भला कौन टाल सकता है? कहते हैं कि जब इंसानों के मति को भ्रष्ट होना होता है तो तमाम तरह के ख्यालात उनके आने लगते हैं, और वो लोग उनको प्रायोजित करके उसमें भर देते हैं, जिसके कारण लोग सच नहीं समझ पाते। जो झूठ होता है उसके पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अंत में उनको पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हिम्मत हारने का काम नहीं करती थी, ये सच कहते हुए चलती रहती थी। आंकड़े तब भी जब हम अकेले निकले थे तब भी साहस का कोई कमी नहीं था। आंकड़े तब भी जब 10-20 हज़ार 10-5 हज़ार लोग हमारे साथ इस आंदोलन को बड़ा करने निकल गए थे, तब भी उन्होंने ना हौसला खोया था, ना धैर्य, और ना उनके अंदर कोई अभिमान आया था। हम सब लोगों ने आज भी अपना धैर्य नहीं खोया। ये लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई किस परिणाम और किस करवट तक जाएगी यह कह पाना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो परिस्थितियां निर्मित होती दिख रही हैं। आप किसी कानूनी लफड़े को ख़त्म कराने निकले थे, सीधे सरकार को जवाबदेही देके ऑन स्पॉट पैसा लेने निकले थे, लेकिन तमाम लोगों के द्वारा कानूनी उलझनों में लगातार फंसाने जाने के बाद उसमें तमाम आयोगों को बैठा करके जांच पे जांच और जांच पे जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सहारा को मौका देना है कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, ये जांच प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तब कोई बात करेंगे। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में कहती थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहती थी कि सहारा से भी का विवाद है, ये विवाद जब खत्म हो जाएगा तो बात करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी गहरी साजिश है
जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये पैसा मिलने की मुहर लग जाएगी या सुप्रीम कोर्ट एक नए सिरे से फिर एक नई फाइल खोलेगा और उस पर 13-14 साल और आगे बढ़ जाएगा मामला। इन सभी विषयों पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जहां हैं वहीं खड़े थे, वहीं खड़े रह गए। हाँ, इसमें से कुछ लोग जो 5,000 करोड़ रुपए में से आंदोलन के मेहनत के कारण पाए हैं, उन लोगों की अंतरात्मा जरूर आशीर्वाद दे रही होगी कि शायद आंदोलन ना होता तो ये 5,000 करोड़ रुपए भी लोगों के बीच बट ना पाते। भले ही ये पैसे थोड़े थोड़े बटे, वो भी 5,000 करोड़ अगर हम यूनिलाइट होते तो तमाम साथियों को एक सिस्टम से मिलते और बहुत सारे लोगों का उसमें, निवेशकों का उसमें, कार्यकर्ताओं का उसमें भला हो जाता। एक भी पैसा इस आंदोलन के सिवा कोई तीसरा व्यक्ति दिलवा नहीं पाया, जो तमाम उलझनों को बता करके इस आंदोलन को तोड़ रहा था। फिलहाल अगली वीडियो मैं आपको भेजूंगा। आप सभी लोग जुड़िए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो मर्जी